हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाई स्कूल विज्ञान पाठ एक रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के पूरे प्रश्नोत्तर की, जो कि पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो इसमें हम सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे और कुछ प्रश्नों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो उसको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लें। और जिन प्रश्नों को हमने नहीं समझाया उन प्रश्नों को हम बताने चल रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, तो ये जरूर देखें पूरा। तो इसमें सबसे पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न है अभ्यास में, पेज नंबर 16 पर है, 16 पर। तो इसमें यह है कि नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देना, इसमें असत्य कथन हमको निकालना है। और इसमें कह रहा है कि पहला है कि शीशा अपचयित हो रहा है। यहाँ पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं इसका। तो इसका रिएक्शन है 2PbO + C। यहाँ इसका रिएक्शन हम लिख देते हैं। और जिप्स आउट है 2Pb + CO2। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला शीशा अपचयित हो रहा है, मतलब कि जो लेड है इसका अपचयन हो रहा है। तो पहला। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उपचयित हो रहा है। और तीसरा है कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। चौथा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका हम देखेंगे कि शीशा अपचयित हो रहा है, तो ये गलत है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि लेड ऑक्साइड, यहाँ देखेंगे ध्यान से कि यहाँ लेड ऑक्साइड है ऑक्सीजन, और यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है। तो जब ऑक्सीजन जब हट जाता है तो हम क्या बताते हैं कि वहाँ पर उसका अपचयन हुआ है। तो इसमें लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और उसमें कह रहा है लेड का अपचयन हो रहा है, तो ये गलत है। फिर कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें कार्बन उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। और इसमें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपचयित हो रहा है। तो ये दोनों जो कथन है, तो ए और बी वाले ये असत्य हैं। और फिर सी वाला है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। कार्बन का ही उपचयन हो रहा है, क्योंकि बताए हैं कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो उपचयन होता है वहाँ, और जब ऑक्सीजन घटता है तो अपचयन होता है। तो ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन होता है, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होता है। इसके बारे में पीछे हम बता चुके हैं। तो इसके बाद इसमें कथन फर्स्ट वाला ए एवं बी, ये दोनों असत्य हैं। तो इसमें हम लगाएंगे कि ए एवं सी, ये था पहला। और फिर हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है +2Al गिव्स आउट Al2O3 +2Fe। तो हम पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। यह Fe2O3 +2Al और है गिव्स आउट Al2O3 +2Fe। तो इस रिएक्शन में हमसे ये पूछ रहा है कि ये अपक्रिया किस प्रकार की है। तो हमने सभी अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में पीछे वीडियो में बताया है, उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा, उसको देख लें। तो पहला है ऑप्शन संयोजन अपक्रिया। तो देख लेते हैं कि क्या ये संयोजन अपक्रिया है। संयोजन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संयोजन अपक्रिया में क्या होता है कि जुड़ जाते हैं, अभिकारक जुड़ जाते हैं, एक पदार्थ बनता है, केवल एक यौगिक बनता है। इस साइड में केवल एक यौगिक होगा, यहाँ दो है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक आयरन है। तो दो नहीं बनता, एक बनता है। फिर ये नहीं है, द्विविस्थापन अपक्रिया भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर बताए हैं कि मूलकों का आदान प्रदान होता है, मतलब पहले का धन दूसरे के ऋण से, पहले का ऋण दूसरे के धन से। तो इस तरीके से ये द्विविस्थापन भी नहीं है। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वियोजन अपक्रिया में हम बताए हैं कि एक यौगिक जो होता है वो टूटता है दो या दो से अधिक यौगिकों में, तो वियोजन भी नहीं है ये। फिर अब चौथा ऑप्शन बचता है विस्थापन अपक्रिया। तो ये विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया के बारे में हम बताए भी हैं कि इसमें क्या होता है कि एक तत्व होता है
जो ज़्यादा क्रियाशील होता है, और एक कम क्रियाशील तत्व होता है जो यौगिक के साथ होता है। तो जो कम क्रियाशील वाला तत्व जो यौगिक के साथ होता है, ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व तो उसको उसकी जगह से हटा देता है। यहाँ पर वही हुआ है, देख लेंगे हम इसको। सीधे लिख देते हैं, यहाँ एल्यूमिनियम पहले लिख देते हैं और Fe2O3 बाद में लिख देते हैं। अब देख लेते हैं Al2O3 बना है प्लस और 2Fe। हम रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर 2Al है तो मतलब इसको पहले लिख देते हैं। और एक हमने ट्रिक बताया रासायनिक सक्रियता श्रेणी का, उसको जरूर देख लें, उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो उसमें हमने बताया था कनक मांगे Lg, फिर लेड है कॉपर। तो Lg में क्या आया था, पहले एल्यूमिनियम आता था। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है और आयरन कम क्रियाशील है, तो पक्का है ये आयरन को हटाकर उसकी जगह ले लेगा। और हुआ भी वही है, यहाँ से जो आयरन है ये हट गया, उसकी जगह एल्यूमिनियम आ गया। तो Al2O3 प्लस और Fe बाहर हो गया, मतलब Fe बाहर कर दिया। ये Fe यौगिक के साथ था पहले, और लेकिन अब क्या हो गया, यौगिक के बाहर। तो इस टाइप की अपक्रिया में यही होता है। तो ये कैसी अपक्रिया है बताएंगे हम। इसका कौन सा सही है, इसमें डी वाला सही है। डी है विस्थापन अपक्रिया। तो और ए वाले में कौन सा सही था, ए एवं बी, पहला वाला सही था, ए एवं बी। और इसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। उत्तर पर सही निशान लगाइए। तो कह रहा है लौह चूर्ण मतलब क्या होगा, आयरन होगा। तो लौह चूर्ण मतलब आयरन Fe। और फिर कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl डाला जा रहा है। फिर कह रहा है अब क्या होगा, तो सही उत्तर पर निशान लगाना। पहले कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। फिर कह रहा है कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर कह रहा है कि कोई अपक्रिया नहीं होती। फिर कह रहा है आयरन लवण एवं जल बनाता। तो इसको हम बताते हैं। तो इसमें क्या है कि एक एक तत्व है जो यौगिक के साथ में, वो हाइड्रोजन, और एक तत्व है आयरन जो बाहर है। तो हम बताएंगे कि अब आयरन क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, किससे, हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से क्या करेगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा Fe, क्योंकि फेरिक क्लोराइड होगा तो FeCl3 होगा और प्लस H2। कुल मिलाकर हम यही रिएक्शन के बारे में ध्यान नहीं देंगे कि बैलेंस है कि नहीं, हम केवल यही बताना चाहते हैं कि यहाँ से Fe जो है ये ज़्यादा क्रियाशील है और हाइड्रोजन ये कम क्रियाशील है। तो ज़्यादा क्रियाशील वाला कम क्रियाशील की जगह ले लेगा, ऐसा होता है विस्थापन अपक्रिया में। तो यहाँ से FeCl मतलब Fe का क्लोरीन के साथ आयरन क्लोराइड बन जाएगा और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। तो यह है आयरन क्लोराइड और यह है हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम बता देंगे कि ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया है। और इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही है, ए वाला विस्थापन के। बहुत ही आसान है, अगर पिछला वीडियो आप अगर हमारा देखे हैं तो इसको समझना बहुत ही आसान है। और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और फिर कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है।
तो ध्यान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा कक्षा 9 में। तो कक्षा 9 में एक थ्योरी है जो कि है लोमोनोसाव की। कक्षा 9 में एक थ्योरी है जो कि है लोमोनोसाव की। तो लोमोनोसाव क्या बताए थे कि अभिक्रिया के पूर्व जितना द्रव्यमान होता है उतना अभिक्रिया के बाद होता है। तो उसमें क्या बताए थे, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सबको याद होगा कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो लोमोनोसाव ने इस पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था। उसमें यह था कि द्रव्यमान को अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो पैदा किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि द्रव्य को जो है अन्य रूपों में या द्रव्य के रूप में ही उसको प्राप्त किया जाता है। मतलब इसको समझेंगे ऐसे, इसके बारे में हम बताए हैं सबसे पहले वाले वीडियो में कि जैसे अगर हम चीनी से और पानी से हम शरबत बनाते हैं तो उसमें 100 ग्राम क्या होगा, पानी, और उसमें मान लीजिए हम 10 ग्राम चीनी ले लेते हैं और दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, शरबत। तो जो शरबत का जो भार होगा वो कितना होगा, 110 ग्राम। तो इस तरीके से जो द्रव्यमान हुआ दोनों का जुड़ गया और फिर 110 ग्राम प्राप्त हुआ। तो मतलब कि कुल मिलाकर यही कहेंगे कि जितना अभिक्रिया के पूर्व जितना द्रव्यमान होगा उतना अभिक्रिया के बाद होता है। मतलब कि इसको अच्छे तरीके से अगर समझें तो ये होगा कि अभिकारक में जितने तत्व होंगे उनके परमाणु हैं, उतने उत्पाद में भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो कोई कहेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो ऐसे बताएंगे कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें उसके तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में बराबर होती है। और फिर कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो रहा है, उस नियम को गलत किया जा रहा है। तो ये था ये प्रश्न। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, यही समझना था। तो अगला है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पहला 5वां हम देख लेते हैं। तो 5वां है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो इसमें क्या है कि पहला है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन मतलब N2, हाइड्रोजन मतलब H2 और बनता क्या है, अमोनिया। क्योंकि नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है, अमोनिया बनेगा NH3। तो फिर कह रहा है कि अब इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ कितना नाइट्रोजन है, 2। तो इधर भी कितना होना चाहिए, सीधी सी बात है 2 नाइट्रोजन होना चाहिए राइट साइड में भी, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन तभी होगा कि जितना अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या हो उतना उत्पाद में भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन का 2 परमाणु है तो 2 परमाणु होना चाहिए, तो 2 से क्या कर देंगे, गुणा, 2NH3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, संतुलित है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 6 हाइड्रोजन। तो इसमें हम 3 का क्या कर देंगे, गुणा। तो अब की बार इसको संतुलित लिखते हैं अगर, तो हो जाएगा N2 + 3H2 और एक गिफ्ट आउट हो जाएगा 2NH3 और यह है अमोनिया और यह है नाइट्रोजन और यह है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम इस समीकरण को संतुलित कर लेंगे। फिर उसके बाद है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है तो इसको हम लिख लेते हैं, इसका रासायनिक सूत्र H2S है। वायु में दहन करने पर मतलब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, फिर क्या बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जल मतलब H2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मतलब SO2। तो
इस तरीके से ये बनता है। तो फिर कह रहा है कि इन्हें संतुलित करना है हमको। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन किए, वायु में दहन करने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, तो ये बनेगा जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब हमको इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन है, 3 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। और हाइड्रोजन के देख लेंगे, यहाँ 2 परमाणु हैं, यहाँ 2 हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कितने परमाणु हो जाए, 4 हो जाए, यहाँ 2 से गुणा कर दें। ऑक्सीजन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर। इसके लिए हम एक विधि बताएं सारणी से निकाल के, तो उस विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो विधि थोड़ी लंबी हो जाती है, ट्रिक है वो, रफली किया जाता है, लेकिन उसको अगर तुरंत करना हो तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2 1 3, तो यहाँ भी 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा। तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 2O2, मतलब 4O हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, संतुलित हो गया। फिर इधर देख लेंगे हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हुआ। और इस साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन सल्फर देखेंगे, इधर 2 या 2 सल्फर है, और यहाँ कितना है, 1 सल्फर है, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, तो सल्फर भी कितना हो गया, 2। इस तरीके से ये समीकरण बैलेंस है। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। और यह है ऑक्सीजन, और इधर है जल, और यह है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो है इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब कि जितने अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या होती है, उतने उत्पाद में भी होनी चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं हम कि अभिकारक में जितने तत्वों के परमाणु हैं, उतना उत्पाद में भी है। तो इस तरीके से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब इसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराना है। तो देख लेते हैं इसको। एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराना मतलब BaCl2। और फिर हमको क्या मिलेगा, कह रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड में बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, और बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4। तो इसका अवक्षेप मिलता है हमको। तो अब हमको क्या करना है कि इसी को संतुलित करना है। तो देख लेते हैं यहाँ कितना एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है। यहाँ इस साइड में कितना है, राइट साइड में 1 एल्यूमिनियम है। उत्पाद में एक ही एल्यूमिनियम का परमाणु है, इधर जो है 2 है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम हमको दोनों साइड में क्या करना है, बराबर करना है। तो इधर 2 एल्यूमिनियम, तो उधर भी 2 एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, संतुलित हो गया। फिर इसके बाद हम क्लोरीन पर चलते हैं। तो यहाँ कितना क्लोरीन है, 2 3 6 क्लोरीन। उत्पाद में 6 क्लोरीन है। तो यहाँ अभिकारक में कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। तो हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा। तो इसके बारे में हम बताए हैं कि हमेशा गुणा आगे होता है। तो यहाँ भी 6 क्लोरीन हो गया। फिर बेरियम को देख लेते हैं, यहाँ कितना बेरियम है, 3 बेरियम है। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 3। तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा। और SO4 यहाँ कितना है, 3 है। यहाँ भी 3SO4, 3BaSO4 मतलब 3SO4 भी हो गया। 3 सल्फर और 3 चौके 12 ऑक्सीजन। यहाँ भी 4 से 12 ऑक्सीजन, 3 सल्फर। तो इस तरीके से हम संतुलित कर लेंगे। तो इसको कई बार प्रैक्टिस करें, हम बताए हैं, उसके बाद इसको एक बार समझ लें, फिर खुद दोबारा करें, तभी ये समझ में आएगा। ऐसे इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विद। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही ये सही से सॉल्व हो जाए, कई बार ट्राई करते हैं फिर सही हो जाता है। फिर इसके बाद है डी वाला है। तो इसका डी वाला देख लेते हैं। डी वाला पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देते। तो पोटेशियम धातु मतलब के, और जल से क्रिया मतलब H2O।
और फिर क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब H2। तो पोटेशियम का जब जल से क्रिया किया जाता है तो हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं और यहाँ पर देख लेंगे कि पोटेशियम पोटेशियम दोनों तरफ बैलेंस है। और इस तरफ देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, उत्पाद में 3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी हम 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए। तो इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, अभिकारक उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या बराबर हुई। और फिर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, संतुलित है। पोटेशियम देख लेते हैं, यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ 1 ही पोटेशियम, तो यहाँ 2 से हम गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से ये समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो पोटेशियम का जब जल से क्रिया करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो इसको ऐसे बैलेंस कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसको हिट एंड ट्रायल विधि से हम संतुलित कर लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो इसमें हमको करना है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। तो इसमें है ए वाला है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और गिब्स आउट है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो अब हमको क्या करना है कि बैलेंस करना है दोनों तरफ। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड में है बाएं पक्ष में, यहाँ सिर्फ 2 यहाँ और 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, और जो दाहिने साइड है ये 2 ही हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो अगर किसी तरीके से हम बाएं साइड में 4 हाइड्रोजन के परमाणु कर दें और दाहिने साइड में भी 4, तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बाएं पक्ष में HNO3 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि तब 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे। और दाहिने पक्ष में 2 हाइड्रोजन के परमाणु पहले से हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो दाहिने पक्ष में भी 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे। और देखते हैं कि अब ऑक्सीजन संतुलित है कि नहीं। हाइड्रोजन तो संतुलित है, तो ऑक्सीजन यहाँ बाएं पक्ष में 2 3 6 ऑक्सीजन और 6 2 8 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, और दाहिने पक्ष में 3 2 6 2 8 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु दोनों तरफ संतुलित हैं। फिर देख लेते हैं नाइट्रोजन के परमाणु क्या दोनों तरफ संतुलित है। 2 नाइट्रोजन बाएं पक्ष में है तो 2 ही नाइट्रोजन दाएं पक्ष में है। नाइट्रोजन के परमाणु संतुलित हैं। इसके बाद कैल्शियम का हम देख लेते हैं। कैल्शियम का एक परमाणु दोनों बराबर है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित है। तो ऐसे ही इसको संतुलित किया जाता है, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो हम बी वाला देख लेते हैं कैसे संतुलित किया जाएगा। तो बी में है कि NaOH प्लस H2SO4 NaOH प्लस H2SO4 और फिर गिब्स आउट है Na2SO4 प्लस H2O। तो इसको भी हम संतुलित करते हैं। क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में सोडियम सल्फेट और जल है। तो हमको क्या करना है कि दोनों पक्ष में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बराबर होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ देखेंगे, इधर राइट साइड में 2 सोडियम है, तो जबकि लेफ्ट साइड में 1 ही सोडियम है, तो इधर 2 से हम क्या करेंगे, गुणा। तो ये हो जाएगा 2NaOH। तो सोडियम के परमाणु क्या हो गए, संतुलित।
इसके बाद अब ऑक्सीजन के परमाणु देख लेते हैं। तो इस तरफ बाईं तरफ ऑक्सीजन के 4 और 2 6 परमाणु हैं, और दाहिनी तरफ 4 और 1 5 ही है। तो यहाँ हम 2 से गुणा करके ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित कर लेंगे। 2H2O 2 ऑक्सीजन परमाणु, 4 2 6 ऑक्सीजन परमाणु दाहिने पक्ष में हुआ, और 2 4 2 6 ऑक्सीजन परमाणु बाएं पक्ष में है। इस तरीके से दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। और फिर अब देख लेते हैं कि दोनों तरफ हाइड्रोजन के परमाणु हैं कि नहीं बराबर। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन परमाणु, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन परमाणु। और सल्फर देख लेते हैं। सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मतलब इस तरीके से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित है। तो ऐसे ही हम संतुलित करते हैं। अगर मान लीजिए कोई गलती होती है गुणा करने में, तो उस गुणा को हटाकर दोबारा हम ट्राई करते हैं दूसरा कुछ। और इसके बाद हम सी वाला देख लेते हैं। तो सी में है NaCl प्लस AgNO3 और गिव्स आउट है AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो हमको क्या करना है कि दोनों तरफ परमाणुओं को संतुलित करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सभी परमाणु संतुलित हैं कि नहीं। यहाँ एक सोडियम का परमाणु, यहाँ भी एक सोडियम का, दोनों तरफ बैलेंस है। और यहाँ देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु कितने, यहाँ 3, यहाँ भी 3 है। और यहाँ देख लेते हैं सिल्वर भी एक सिल्वर यहाँ भी है, फ्लोरीन एक। मतलब ये तो पहले से ही संतुलित है। इस समीकरण को हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से ही संतुलित करके दिया है। तो ये पहले से ही संतुलित है, इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि दाहिने और बाएं पक्ष में दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। और फिर हम डी वाला देख लेते हैं। तो डी वाला क्या है कि BaCl2 प्लस H2SO4। हमने होमवर्क नहीं दिया है इसको पढ़ाते दौरान, लेकिन फिर भी जो हम बता रहे हैं उसको ही एक बार समझ लें, उसके बाद दोबारा खुद ही करने का प्रयास करें। इसी तरीके से ये प्रैक्टिस हो जाएगा और समझ में आने लगेगा। तो BaCl2 प्लस H2SO4 और गिव्स आउट है BaSO4 और प्लस HCl। तो अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ देख लेते हैं कि सभी परमाणु बराबर हैं कि नहीं। तो यहाँ हम देख लेंगे। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं बेरियम, तो दोनों तरफ बराबर है, एक एक बेरियम। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोरीन, यहाँ पर बाएं पक्ष में 2 परमाणु है क्लोरीन का, दाहिने पक्ष में 1 है। तो यहाँ हम 2 से क्या करेंगे, गुणा, ताकि दोनों तरफ क्लोरीन के परमाणु क्या हो जाए, संतुलित हो जाएं। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं, दाएं पक्ष में भी 2 परमाणु हाइड्रोजन के। और फिर यहाँ पर सल्फर, एक सल्फर, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इस तरीके से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित है। तो ऐसे जो है संतुलित कर लिया जाता है। और सातवां भी इसी तरीके का सवाल, इसमें हमको सेम ही काम करना है। तो सातवां भी हम देख लेते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि प्रश्न में भी उसको संतुलित कर दें, तो बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पहला क्या है।
सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम सभी यौगिकों का हमको सूत्र याद होना चाहिए। तो इसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और ये जिप्स आउट है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जिंक। तो इस तरीके से ये जो है सवाल है, इसको संतुलित करना है, समीकरण है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखते हैं पहले सब कुछ बराबर है कि नहीं, दाहिने और बाएं पक्ष में। यहाँ देखते हैं कैल्शियम के परमाणु एक परमाणु दोनों तरफ बराबर है। और फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2। OH का होल ट्वाइस लगने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर जितने भी होंगे उसका 2 से गुणा कर देंगे जितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 4 ऑक्सीजन के परमाणु बाएं पक्ष में, और जबकि दाहिने पक्ष में कितने हैं, 3 और 1 4 हैं। तो इधर भी दोनों तरफ भी क्या है, बराबर है। कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के भी सभी परमाणु सभी संतुलित हैं। तो हाइड्रोजन का हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन भी इधर बाएं पक्ष में H2 2 हाइड्रोजन, दाहिने पक्ष में भी 2 हाइड्रोजन है और सभी परमाणु जो है संतुलित हैं। तो बी वाला देख लेते हैं। तो बी में है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। और इसके बाद है गिप्स आउट है जिंक नाइट्रेट। इस पर ट्वाइस लगेगा क्योंकि जो जिंक की जो संयोजकता होती है वो +2 होती है। और फिर उसके बाद है सिल्वर Ag। तो इसको हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं जिंक दोनों तरफ क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड है, दोनों तरफ जिंक के परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या क्या है, यहाँ इस साइड में 2, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 नाइट्रोजन के परमाणु हो गए। फिर ऑक्सीजन देख लेते हैं। 6 ऑक्सीजन के परमाणु बाएं पक्ष में है, तो दाएं पक्ष में भी 2 3 6 ऑक्सीजन के परमाणु। और इसके बाद जो है Ag सिल्वर देख लेते हैं। तो बाएं पक्ष में 2 परमाणु है सिल्वर के, तो दाहिने पक्ष में भी कितने होने चाहिए, 2। तो इस तरीके से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। जिंक प्लस 2AgNO3 गिव्स आउट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। तो इस तरीके से समीकरण क्या है, संतुलित, दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। फिर तीसरा सी वाला हम देख लेते हैं। इन एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 और जिप्स आउट है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस कॉपर। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं दोनों तरफ एल्यूमिनियम के परमाणु बराबर हैं। क्लोरीन का बाएं पक्ष में 2 परमाणु है, दाहिने पक्ष में 3 परमाणु है। तो अब हम ऐसा करेंगे ताकि दोनों तरफ 6 हो जाए, क्योंकि तभी ये संतुलित हो पाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे ताकि 6 क्लोरीन हो जाए। यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन दोनों तरफ बराबर। जब भी इस तरीके का हो, एक तरफ 2 क्लोरीन एक तरफ 3, तो दोनों तरफ में इस तरीके से करेंगे ताकि 6 हो जाए। और कभी भी गुणा जो होगा वो पूर्णांक का ही होता है अधिकतर केसेज में। तो कॉपर देखेंगे, यहाँ 3Cu बाएं पक्ष में 3 कॉपर के परमाणु, दाएं पक्ष में भी 3 होना चाहिए। तो 3 से हम क्या कर देंगे, गुणा, तो 3 कॉपर के परमाणु हो गए। तो दोनों तरफ देख रहे हैं कि सभी बराबर हो गए। एल्यूमिनियम यहाँ 2 परमाणु है दाहिने पक्ष में, तो बाएं पक्ष में 2 से हम गुणा कर देंगे ताकि बाएं पक्ष में भी 2 एल्यूमिनियम के परमाणु हो जाए। तो इस तरीके से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित।
तो हम प्रश्न में इसको संतुलित कर रहे हैं। तो इसके बाद अब अगला देख लेते हैं, डी वाला, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 और है प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4 और गिव्स आउट है बेरियम सल्फेट BaSO4 और है प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से जो है ये लिखा जाएगा। और अब हम संतुलित करके देख लेते हैं इसको। तो देखेंगे यहाँ पर 2 पोटेशियम के परमाणु है, पोटेशियम से ही लेकर चलेंगे, नहीं तो हम बेरियम लेकर चलें तो दोनों तरफ बेरियम के परमाणु बराबर है। क्लोरीन के देख लेंगे तो यहाँ बाएं पक्ष में 2 क्लोरीन के परमाणु है, तो दाहिने पक्ष में भी 2 होना चाहिए। तो 2 नहीं है तो गुणा कर देंगे हम। और फिर पोटेशियम देख लेंगे तो बाएं पक्ष में 2 पोटेशियम के परमाणु है, तो दाएं पक्ष में भी 2 होने चाहिए, तो 2 हैं। और इसके बाद सल्फर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, 4 परमाणु। इस तरीके से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। तो डी इस तरीके से सातवें का चारों समीकरणों को संतुलित किया जा चुका है। और अब हम देख लेते हैं 8वां क्या है। इसमें हमको ये भी करना है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। तो हम प्रकार भी बताएंगे अपनी, ये कौन सी अभिक्रिया है इसको भी हमको बताना है। तो देख लेते हैं। तो इसमें है कि पोटेशियम ब्रोमाइड, AQ का मतलब होता है जलीय। अगर कहीं भी AQ लिखा होगा ब्रैकेट में तो इसका मतलब समझेंगे जलीय। जलीय मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब उसकी जो अवस्था है वो द्रव अवस्था। तो पोटेशियम ब्रोमाइड है प्लस बेरियम आयोडाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होगा, KBr। और फिर है बेरियम आयोडाइड, तो हो जाएगा BaI2। और ये गिव्स आउट है पोटेशियम आयोडाइड Ki। और इसके बाद है बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2 होगा बेरियम ब्रोमाइड, क्योंकि बेरियम की जो संयोजकता होती है वो +2 होती है। अब हमको इसको 2 तरीके से करना है कि हमको सबसे पहले इसको संतुलित करना, फिर ये बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है कि ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ प्लस धन आयन, यहाँ ऋण आयन, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। देख रहे हैं कि पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जुड़ गया है। पहले पोटेशियम प्लस में है तो दूसरे का आयोडीन माइनस में है, तो ये दोनों जो है जुड़ गए हैं, आदान प्रदान हुआ है। और यहाँ देख रहे हैं पहले का जो ऋणायन है दूसरे के धनायन से जुड़ गया। अब हम इसको संतुलित करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमको दो आयोडीन के परमाणु हैं, तो यहाँ हम 2 से गुणा करके 2 आयोडीन के परमाणु बना लेंगे। और फिर पोटेशियम के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ भी बाएं पक्ष में भी 2 परमाणु होना चाहिए, दाएं पक्ष में 2 परमाणु है तो बाएं पक्ष में भी 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। फिर देखते हैं कि ब्रोमीन जो Br है वो 2 ब्रोमीन बाएं पक्ष में है, तो 2 ब्रोमीन दाएं पक्ष में।
बेरियम एक बेरियम का परमाणु बाएं पक्ष में, एक बेरियम का परमाणु दाएं पक्ष में। इस तरीके से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। और इसकी जो प्रकृति है ये क्या है, द्विविस्थापन है, क्योंकि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ संयोग हुआ है। तो अगर इसको समझ लेते हैं कि अगर इस तरीके से कोई तत्व होगा AM प्लस BN, तो जब द्विविस्थापन अपक्रिया होगी तो हो जाएगा ये A का M से और B का M से, तो बन जाएगा AN प्लस BM। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो AN के साथ और B M के साथ जो है जुड़ जाएगा। और इसके बाद हम देख लेते हैं B वाला क्या है। B वाला है कि जिंक कार्बोनेट और ये जो है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट है। जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक की जो कार्बोनेट की भी दो संयोजकता होती है, तो इस तरीके से जिंक कार्बोनेट का ZnCO3 ही होगा, तो हो जाएगा ZnCO3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये जो है वियोजित हो रहा है। किसमें वियोजित हो रहा है, टूट रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 में, तो ZnO प्लस CO2 में ये टूट रहा है। और जो ब्रैकेट में यस लिखा होता है, यस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब क्या, ठोस। और जो ब्रैकेट में G लिखा होता है इसका मतलब गैस, मतलब गैसीय अवस्था में है वो। और एक्वस AQ मतलब जलीय अवस्था में है। तो इसको हम पहले संतुलित कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, क्योंकि जिंक से संतुलित है पहले से ही, कार्बन के भी संतुलित है। तो ऑक्सीजन के देख लेते हैं, तो 3 परमाणु ऑक्सीजन का बाएं पक्ष में है, तो 4 दाएं पक्ष में। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे 6 परमाणु हो जाएगा, तो इधर भी 6 होना चाहिए। तो हम 6 लेने के लिए कम से कम 2 से गुणा करेंगे हम बाएं पक्ष में। और दाहिने पक्ष में क्या करेंगे, 6 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, तो दाहिने पक्ष में हम 3, यहाँ अगर हम 4 से गुणा कर दें तो यहाँ देखेंगे कि कार्बन कितना हो गया, 2 कार्बन के परमाणु हो गए, तो यहाँ भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बाएं पक्ष में 2 का गुणा करेंगे, फिर दाहिने पक्ष में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ 2 का गुणा करेंगे। और फिर अब हम अभी भी ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित नहीं है, क्योंकि बाएं पक्ष में 6 परमाणु हैं ऑक्सीजन के और दाहिने पक्ष में 5, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 2 6, और यहाँ भी 6 परमाणु हो गए। और अब हम देख लेते हैं जिंक के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु इधर जिंक के बाएं पक्ष में है और 2 ही परमाणु जिंक के दाएं पक्ष में। ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु दाहिने पक्ष में। इस तरीके से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। और इसकी जो देखेंगे कि ये किस प्रकार की अपक्रिया है, तो ये वियोजन अपक्रिया है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक यौगिक टूट रहा है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों में, तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, वियोजन। और यहाँ पर कौन सी अपक्रिया थी, उसके पहले वाले में द्विविस्थापन। फिर हम सी वाला देख लेते हैं। सी में हाइड्रोजन और क्लोरीन CH2 प्लस Cl2, और गिब्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। अब ये पूछ रहा है किस प्रकार की अपक्रिया है, तो ये संयोजन अपक्रिया है। तो संयोजन अपक्रिया के बारे में बताया जा चुका है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। और इसके बाद हम डी वाला देख लेते हैं। तो डी में मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम मतलब Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। और गिब्स आउट है मैग्नीशियम क्लोराइड Mg
Cl2 और प्लस में है हाइड्रोजन। तो इसमें साफ दिख रहा है कि ये कैसी अपक्रिया है, ये विस्थापन अपक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। क्लोरीन के साथ यहाँ पर बाएं पक्ष में क्या है? हाइड्रोजन है, लेकिन दाहिने पक्ष में क्लोरीन के साथ कौन आ गया? मैग्नीशियम। मतलब सीधा सीधा मैग्नीशियम हाइड्रोजन को क्या करता है? विस्थापित। तो इसके लिए हम विस्थापन अपक्रिया बताए हैं कि जब एक तत्व होता है, कोई यौगिक होते, तो जब किसी तत्व का यौगिक से क्रिया होती है तो जो तत्व है यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये भी बताएं कौन किसको विस्थापित करता है। जो ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो उसके लिए हम कनक, मांगे, एलजी, फिर लेड है, कापर है, ये बताए थे। तो मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील किससे? हाइड्रोजन से। तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, उसकी जगह स्वयं ले लेगा। इसको संतुलित करके देखते हैं। यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ भी 2 क्लोरीन होना चाहिए, तो 2 से क्या कर देंगे? गुणा। फिर देखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, दाएं पक्ष में भी 2 परमाणु हैं। क्लोरीन हाइड्रोजन संतुलित हो गया और इस तरीके से ये समीकरण संतुलित है। अब इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है इसमें। और एक कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन। तो ये जो है विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण था। और इसके बाद है 9वां। अब हमको क्या करना है कि कुछ थ्योरेटिकल बातें बतानी है। तो इसमें 9वां है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है। तो हम जान लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी के बारे में हम बताए हैं, फिर भी एक बार इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है। उदाहरण दीजिए। तो इसमें बताए हैं हम कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। मतलब जब ऊष्मा उत्पाद की तरफ में प्लस में लिखी होती है ऊष्मा, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। और अगर अभिकारक में ऊष्मा प्लस में हो तो वो ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है। और उदाहरण में हम बताए हैं कि उदाहरण भी हम लिख देते हैं यहाँ। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाओं का उदाहरण। तो इस लिंक का जो है, इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जरूर देख लें कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है। तो उसमें क्या था कि कार्बन और ऑक्सीजन की जब क्रिया होती थी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता था प्लस ऊर्जा। तो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और अगर हम ऊष्माशोषी अपक्रिया की बात करें तो इसमें आता है जैसे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में, मतलब यहाँ सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। और किस में ये टूटता है? Ag और Cl2, मतलब Ag में, सिल्वर में और क्लोरीन में। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी। तो इस तरीके की, मतलब जिसमें अब इसमें सूर्य का प्रकाश यहाँ, मतलब यहाँ पर ऊष्मा ऐड हुई है। तो जिनको जिस अपक्रियाओं में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है संपन्न होने के लिए, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। और जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। पैरा श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। क्योंकि इसको देख लेते हैं, ये 9वां था। 10वां हम डिटेल से ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, क्योंकि डिटेल से हम बता चुके हैं पहले वीडियो में। उसको ज़रूर देख लें, तभी इसको देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि नए हैं तो। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे अंदर ग्लूकोज है उसका दहन होता है।
ग्लूकोज जलता है और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। तो रिएक्शन को हम एक बार देख लेते हैं। तो ग्लूकोज का क्या था कि C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। अब क्या करते हैं, यहाँ 6 कार्बन के परमाणु हैं तो यहाँ भी 6 होने चाहिए, तो 6 से गुणा करते हैं। और फिर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 6 दूनी 12, यहाँ कितने हैं 6। और अब क्या करेंगे, देख लेंगे हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन यहाँ 12 है, बाएं पक्ष में, तो दाहिने पक्ष में 12 होने चाहिए, तो 6 से हम क्या करेंगे गुणा। तो कितना हाइड्रोजन हुआ, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर। ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 18 ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन के परमाणु, यहाँ 6 से हम गुणा कर देंगे। तो इसमें हम क्या देखते थे कि इसके बाद ऊष्मा मुक्त होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो जलता है और उसका दहन होने के बाद क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं, तो उसके साथ में सांसें गर्म निकलती हैं, मतलब ऊष्मा के साथ निकलती हैं। तो इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है ग्लूकोज के दहन होने के पश्चात। और फिर कह रहा है 11वां, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो वियोजन अपक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि एक यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है। और संयोजन अपक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे और जुड़ जाते हैं, तो एक यौगिक का निर्माण होता है। तो एकदम बिल्कुल विपरीत होता है। तो इसमें हम जैसे समीकरण अगर लिखना चाहें तो संयोजन अपक्रिया का बहुत ही आसान समीकरण है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये अभी ऊपर हम लिखे हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ऐसी अपक्रिया है संयोजन, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 2 तत्व या यौगिक जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो संयोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, इसका हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो वियोजन अपक्रिया में आता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस तरीके से ये कैसी अपक्रिया है, वियोजन। वियोजन क्यों है, क्योंकि इसमें एक यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट गया, और इसमें क्या था कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर है अगला है कि उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो वियोजन अपक्रियाएं जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, उसमें है ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। तो मतलब कि अगर ऐसा कोई यौगिक हो जो ऊष्मा देने पर टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगर वो प्रकाश देने पर, यानी कि लाइट में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर टूट जाए तो वो प्रकाशीय वियोजन होता है। और इसके बाद एक होता है विद्युत वियोजन, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाए तो वो क्या होता है, विद्युत वियोजन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल क्या होगा। तो बहुत ही आसान है इसको समझना। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन में हो जाएगा जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जब इसको ऊष्मा प्रदान करते हैं हम, ये किसका सूत्र है, चाक का। तो चाक को जब हम खूब गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है, मतलब CaO प्लस CO2। तो ये कैसे वियोजन हुआ, ऊष्मीय वियोजन। जब ऊष्मा देने पर कोई यौगिक टूट जाए तो ऊष्मीय वियोजन होता है। इसके अलावा प्रकाशीय वियोजन देख लेते हैं। ये होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसको जब प्रकाश
सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या हो जाता है, Ag और Cl2 में टूट जाता है। तो यहाँ दो क्लोरीन, दो सिल्वर और 2 क्लोरीन, इस तरीके से ये टूट जाता है। तो जब सूर्य के प्रकाश में कोई यौगिक टूटता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। और विद्युत वियोजन में जब जल को जो H2O होता है तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, H2 और O2 में टूट जाता है। तो ये कैसा वियोजन है, विद्युत वियोजन। तो इस प्रकार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई यौगिक टूट जाता है तो इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। और फिर कह रहा है 13वां क्वेश्चन है, विस्थापन एवं विस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है। जो विस्थापन अपक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि एक तत्व होता है, वो जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और फिर समीकरण भी कह रहा है, विस्थापन में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट है, तो इसमें क्या होगा कि जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील वाले को, जो ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व है कम क्रियाशील वाले तत्व को इसके यौगिक से हटा देगा। क्योंकि सिल्वर कम क्रियाशील है तो ये जिंक उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ बन जाएगा जिंक नाइट्रेट, मतलब ZnCnO3, यहाँ वोल्टवाइज लग जाएगा और प्लस Ag। हम इसको संतुलित नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमको केवल इतना समझना है कि ये विस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसमें हम इसको समझते कहते हैं। जैसे एक तत्व A है, दूसरा तत्व क्या है, Bc, सॉरी यौगिक। एक तत्व A है, दूसरा यौगिक Bc है। अब इसमें क्या होगा कि ये जब इसके साथ A के B को हटा देगा, A क्या करेगा, B का स्थान ले लेगा, तो हो जाता है AC प्लस B और B बाहर चला जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं AM प्लस BN, और इसमें क्या होगा कि आयनों का आदान AN के साथ हो जाएगा और B M के साथ हो जाएगा। तो आयनों का आदान प्रदान हो जाता है तो हो जाएगा AN प्लस BN। तो जब आयनों का आदान प्रदान होता है, धनायन ऋणायन का आदान प्रदान हो जाता है दोनों यौगिकों से, तो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया का। तो इसमें है जैसे है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। अभी शायद हम इस रिएक्शन के बारे में बताए थे, तभी इसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि ये इसके साथ हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, समझा चुके हैं इसके बारे में। तो ये दोनों आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे दोनों यौगिक। तो यहाँ से हो जाएगा 2Ki और प्लस BaBr2, और बाकी रिएक्शन को हम संतुलित कर लेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं दोनों तरफ अब रिएक्शन संतुलित। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होगा वो द्विविस्थापन अपक्रिया होती है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो फिर कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अपक्रिया का समीकरण लिखिए। तो कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ रिएक्शन कराते हैं और सिल्वर का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं रिएक्शन को, ये कैसे होगा।
तो इसमें क्या है कि कॉपर है और सिल्वर नाइट्रेट है, और फिर सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन की, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है और Ag क्या है, कम क्रियाशील है, तो ये ज़्यादा क्रियाशील वाला कम क्रियाशील को क्या करेगा, हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो यहाँ बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और प्लस Ag। तो इसके बारे में हम रिएक्शन संतुलित नहीं करेंगे, क्योंकि हमको केवल समझना है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखना है, तो हम इस तरह से इस प्रक्रिया को लिख देते हैं। यहाँ पर कॉपर के साथ नाइट्रेट के जब भी रहेगा तो ये ट्वाइस में रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉपर की संयोजकता 2 होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का गुणा किया जाएगा, यहाँ भी 2 का गुणा किया जाएगा। तो इस तरीके से हमको सिल्वर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो अगर सिल्वर प्राप्त करना हो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, कोई पूछेगा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, उसका कॉपर के साथ अपक्रिया करा देंगे, कॉपर के चूड़ के साथ। उसके बाद है अवक्षेपण अपक्रिया से, आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं। अवक्षेपण अपक्रिया मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है जो जल में घुलता नहीं है, तो ऐसी अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद 16वां ऑक्सीजन की योग ह्रास के आधार पर अपचयन उपचयन को बताना, ये भी हम बता चुके हैं। इसके बारे में पुराना वाला वीडियो जरूर देख लें, इसका लिंक आई बटन मिल जाएगा। तो फिर 17वां है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व का एवं काले रंग की यौगिक का नाम बताइए। तो वो क्या है, भूरे रंग का कॉपर है, और उसको गर्म किया जाएगा तो ऑक्सीजन से क्रिया होगी, तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। और यही जो कॉपर ऑक्साइड है, यही काले रंग की परत है, जो जंग लग जाता है कॉपर पर, तो कॉपर ऑक्साइड की ही परत होती है। तो उस काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड है। जो कॉपर में हम देखते हैं जंग लग जाता है, तो जो कॉपर में जो काले रंग की, जैसे उसको जब गर्म करते हैं कॉपर को, जैसे सोना वोना को अगर असली पहचानना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। तो कॉपर को जब हम जलाते हैं तो काले रंग की परत जम जाती है उस पर, तो वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होती है। कॉपर ऑक्साइड यही पहचान कराता है कि ये पदार्थ जो असली है, सोना है कि नहीं है, तो उसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। और इसके बाद हम देख लेते हैं लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को इसलिए पेंट किया जाता है ताकि इसमें जंग ना लगे और वो देखने में सुंदर और आकर्षक दिखे। तो सबसे उसका मेन कारण क्या है कि इसलिए पेंट करते हैं ताकि लोहे की वस्तुओं में जंग ना लगे। फिर 19वां है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो। 19वें में हम क्या बताएंगे, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। ऑक्सीकरण से क्यों बचाएंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण होने के बाद कोई भी खाद्य पदार्थ अगर उसका ऑक्सीकरण होने लगता है तो वो खराब हो जाता है। इस ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए, उसमें विकृत गंधिता ना है, इससे बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है उसको। फिर अगला, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण। तो संक्षारण, विकृत गंधिता, इसके बारे में हम बता चुके हैं, तो एक बार हम फिर से बताते हैं। तो संक्षारण क्या होता है कि जब लोहे, चांदी या कॉपर को अगर वायु में या नमी में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर क्या होती है, परत जमने लगती है। जैसे लोहा है तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाएगी, अगर कॉपर है तो हरे रंग की परत जम जाती है, और सिल्वर है तो काले रंग की परत जम जाती है, जिससे कि उस धातु का क्षय होने लगता है, वो धातु नष्ट होने लगती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, संक्षारण। उससे बचने के लिए धातुओं पर लेप चढ़ाया जाता है, उसको पेंट किया जाता है, उस पर ग्रीस लगाया जाता है, मोबिल ऑयल लगाया जाता है,
इस तरीके से उसको सुरक्षित रखा जाता है। नमी से बचा कर भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद विकृत गंधिता क्या होती है कि जब किसी खाद्य पदार्थ को वायु या नमी में खुला छोड़ दिया जाता है या वायु के संपर्क में रख दिया जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आने लगता है, और जिसके कारण यही घटना क्या होती है, विकृत गंधिता, और इसके कारण वो वस्तु खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए उसे नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। देखते हैं चिप्स की थैलियों में क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि उसमें उसका ऑक्सीकरण ना हो। ऑक्सीकरण से बचने के लिए ही उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि वो खराब ना हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि समझ ज़रूर आया होगा, पूरा देखे होंगे तो। और